अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा नावल लेकर आई हैं तेरी दीवानगी। रोमांटिक नावल है, एक्सट्रीम रूड हीरो रिच हीरो फोर्स मैरिज बेस्ड है, मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड नावल है। आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक के साथ ज़रूर कीजिए और चलते हैं आज के नावल की जानिब। इस वक्त जेल के इस कमरे की 4 कैदी मौजूद थे। ये इतने साल एक साथ एक जगह बंद रहकर उनके दरमियान बहन भाई और मोहब्बत और भाईचारा कायम हो चुका था। फर पर पड़ी सख्त मैली सी चटाई, 2 लोग दीवार के साथ टेक लगाए बैठे थे, जबकि उनके ऐन सामने कुछ ही फासले पर हथेलियां और पैरों के पंजे ज़मीन पर लगाए और क्लो के नौजवान को बैठाए वो पुश वापिस ही लगाने में मसरूफ़ था और अपने सामने बैठे शख्स की बात पर वो सब की जाने मुतवज्जो हुए थे। क्या हुआ जेलर साहब, आज बेवकत की एंटी सब करिए तो है ना? दीवार से टेक लगाकर बैठे शैयार ने हैरत से का इजहार करते हुए कहा था। काफ़ी अर्जा गुजर जाने की वजह से उनकी आपस में अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। हाँ हाँ, सब खैरियत है। इब्तहाज लगारी मुलाकात आई है तुम्हारी। जेलर की गैर यकीनी बात पर कसरत से करते इब्तहाज के बाजू पर एक पल के लिए साकत हुई, फिर फौरी हीला पींचते हुए अपना काम जारी किया। मुझे किसी से नहीं मिलना, मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। सर तासुर और हर एहसास आरी पथरीले लहजे में कहते उसने वहाँ मौजूद बाकी अफराद को भी अपनी जानिब देखने पर मजबूर कर दिया था। वह तुम्हारी रिहाई की तारीख पूछ रहे थे। जेलर भी अभी अच्छे से वाकिफ था कि पिछले 6 सालों से उसके घर वाले 1 या 2 से ज़्यादा नहीं आए, इसलिए इस खूब रू नौजवान से उसे एक अलग किस्म का लगाव था और उसकी वजीह शख्सियत का अंदाज़ा कैदियों के यूनिफॉर्म में मलबूस पड़ी हुई शेप के बावजूद भी लगाया जा सकता था। और उसकी आंखों में एक अजीब सा खुद में जकड़ लेने वाला सहर मौजूद था, जो मुकाबिल को खुद बहुत ही अपने रोब में ले आता था। उसके बात करने का अंदाज और रख रखाव उसके किसी अच्छे खानदान होने का पता देते थे। इन सब के बावजूद भी उसका यहाँ होना देखने वालों को दिल में सवाल पैदा करता था, जिसका जवाब देना इब्तहाज लगारी ने कभी ज़रूरी नहीं समझा। कहना अब भी ताउम्र रिहाई मुमकिन नहीं मेरी। इब्तहाज की बात पर वो गहरा सांस खारिज करता वहाँ से हट गया था। एक बार तो मिल लेते। बाकी सब तो उसके तासरात देखकर खामोश ही रहे थे, जबकि उसके ऊपर बैठे आसिफ के मुंह से हमेशा की तरह खुजली ज़रूर हुई थी, जिसका जवाब इब्तहाज ने अगले ही लम्हे उसे ज़मीन पर पटकते हुए दिया था। आह जालिम शख्स, मेरी कमर तोड़ दी। आसिफ कमर पर हाथ रखते हुए कराहते हुए बोला था, जबकि बाकी दोनों का कहका बरामद हुआ था। तुम्हारी बकवास का इससे अच्छा जवाब और कोई नहीं हो सकता। इब्तहाज तौलिए से अपना पसीने से शराबूर चेहरा उसकी गर्दन खुश करते हुए बोला था। इन सब से तो वो बहुत अच्छे से बात करता था, मगर इन 6 सालों में उन्होंने एक बार भी उसे हंसते नहीं देखा था और उसकी आंखों में नाचती वहशत कभी कभी भी उन्हें खौफजदा कर देती थी। वो चारों इस जेल में हफ्तों के फ़र्क से तकरीबन आगे पीछे आए थे। पिछले 6 सालों से एक दूसरे के मुश्किल वक्त के साय की तरह बने रहे थे। अगर कोई बीमार होता तो बाकी सब भी रात की आंखों में कटती थी और सगे रिश्तों से बढ़कर एक दूसरे को अजीज हो चुके थे। सब ने यहाँ आने की बजाय खूब गम शेयर किए थे, लेकिन इम्तिहाज ने उन्हें अपने नहीं सुनाई थी और दिल का हाथ भी नहीं बनाया था। बहुत सोचने के बावजूद यहाँ आने की वजह बताई थी। घर वालों के नाम पर हमेशा उसकी का रिएक्शन ऐसा ही होता। अब उन्होंने पूछना ही छोड़ दिया। अल्लाह करे आज भी इस आईजी की बेटी आई तुम्हें मिलने। पिछली बार 5 घंटे घूर कर गई है, इस बार 10 घंटे जाए। तुम्हारी वो सड़ी हुई शक्ल देखने का अपना ही मज़ा है। आसफ अपनी कमर तुड़वाने के बाद बाज नहीं आया था। बाकी इब्तहाज की संजीदगी देखते हुए इब्तहाज की ज़्यादा क्लोज था, जिसकी वजह से वो कोई भी बात सोचे समझे उसे बोल देता था। आसिफ के चचा ने उसके भाई का कत्ल करके उसे झूठे केस में फंसाकर जेल में भेज दिया था, जिस सदमे की वजह से वो यहाँ आकर चुपचाप एक कोने में पड़ा रहता। इब्तहाज ने उसकी हालत पर हमदर्दी महसूस करते उसका बहुत ख्याल रखा था। उसी को कोशिश करने की वजह से आसिफ ज़िंदगी की तरफ लौट आया। इब्तहाज ने दिल में यही इरादा बांध रखा था कि यहाँ से निकल कर उस सबसे पहले आसिफ को इंसाफ दिलाना था। दूसरी जानिब उसके साथ मौजूद शियान और फरहान आदि मुजरम थे। चोरी चोरी टकारी डालना और पैसा लेकर लोगों को पीटना, यही उनका काम था। फॉरेन रॉयल रेस्टोरेंट में इस वक्त काफ़ी रश लगा हुआ था। यह रेस्टोरेंट शहर के रौनक मेले और शोर शराबे से दूर एक नहायती पुरसुकून सी लोकेशन पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तमीर किया गया था। मुकम्मल लकड़ी से तैयार किया गया ये रेस्टोरेंट देखने वालों को अपनी जानिब मतवज्जा ज़रूर कर देता था। लकड़ी से बड़े बड़े गेट के अंदर दाखिल होते मुनफरिद किस्म के रंग बरंगे फूल की क्यारियों के दरमियान उसी तरह से मुख्तलिफ रंगों के पत्थरों की रविश थी और रोशन रवश के दोनों तरफ ग्राउंड मौजूद था, जिस पर लकड़ियों की बहुत सी मुनफरिद
थी और दाएं बाएं जानिब ऊपर जाती लकड़ी की बनी हुई स्टाइलिश किस्म की सीढ़ियाँ थीं, जहाँ पर स्टाइलिश अरेंजमेंट, बर्थडे पार्टीज, छोटे मोटे फंक्शंस किए जाते थे। यह रेस्टोरेंट अपनी खूबसूरत बनावट लेकर लजीज खानों तक हर चीज़ में अपनी मिसाल एक था, इसलिए एक बार आने के बाद लोग यहाँ ज़रूर आते थे, चाहे वो कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो, थोड़ी सी तनहा पर गुजारा करने वाला मामूली प्राइवेट मुलाजिम क्यों ना हो। यहाँ के खाने हर तरह के लोग अफोर्ड कर सकते थे और खाने के मियार पर अपर क्लास मॉडर्न क्लास लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं हुआ करता था। हर टेबल पर डिलीवरी ठीक से हो रही थी। रेस्टोरेंट का मैनेजर कासिम वेटर्स के हेड्स के करीब आकर इर्द गिर्द पूरे हॉल पर निगाह दौड़ाते हुए बोला, जी सर, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है। जी बिल्कुल सर, जाहिद वेटर को हदायत देने के साथ साथ उसे जवाब देते हुए बोला। इधर मुतमईन होकर वह शाम को होने वाले फंक्शन की डिस्कशन कर रहे थे जब एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। वेटर ट्रे लेकर जाते सामने से आती किसी औरत से टकरा गया था और उसी के नतीजे में ट्रे समेत उसके सजे तमाम बर्तन और खाना ज़मीन बोस हो चुका था। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? मेरी कीमती साड़ी बर्बाद करके रख दी। वो दरमियानी औरत की औरत इंतहाई स्टाइलिश और कीमती साड़ी में मलबूस फुल मेकअप के अपनी अमारत अच्छी खासी वाज़ह कर चुकी थी। जूस के कुछ छींटे साड़ी पर गिर जाने की वजह से वो बेइंतहा गुस्से का शिकार होती चली गई थी। एक्सक्यूज़ मी मैम, वी आर रियली सॉरी। कासिम जल्दी से भागते हुए उसके करीब आया था। सॉरी का क्या मतलब है? मेरा 1 लाख का नुकसान कर दिया। कहाँ है इस रेस्टोरेंट का ऑनर? बुलाओ उसे। कैसे जाए लोगों को रखा हुआ है कहाँ पर? वो औरत तो गैसो गजब की तस्वीर बनी उसी वेटर को मार देने की दर पर थी। रेस्टोरेंट में मौजूदगी तमाम लोग उसकी जानिब मतवज्जो हुए। इस ड्रामे से सब लोग डिस्टर्ब होते लग रहे थे। कहाँ है ऑनर इस रेस्टोरेंट का? वो औरत कासिम पर चिल्लाते हुए बोली थी जब उसने बाएं जानिब से सीढ़ियां से उतरते हुए लड़की की जानिब इशारा किया था। एक कलर के सादा से सूट में शिफॉन का एक बारीक कढ़ाई वाला दुपट्टा बहुत ही सलीके से सर पर ओढ़ती हुई, सफ़ेद मलाई जैसी दूधिया पैरों में ब्लैक घने खुद से पहने वो धीमी चाल चलती हुई उस औरत के करीब आई थी। सादगी के पैकर पर जमी गई थी। मैम, मैं पर्सनली आप इससे इस नाखुशगवार वाक़े के लिए हवाले से माज़रत करती हूँ। ये सब गैर इरादी तौर पर हुआ है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। बहुत ही मुहज़्ज़ब लहजे में चेहरे पर प्रोफेशनल सी मुस्कुराहट से जाए वो सामने खड़ी खातून से मुखातिब थी जिसने अपनी 1 लाख साड़ी पर पड़ने वाले चंद छींटों की वजह से इस पूरे रेस्टोरेंट का माहौल ख़राब करके रख दिया था। तो तुम्हारे मुताबिक वेटर ने जो मुझ पर ड्रिंक लाई उसमें उसकी कोई गलती नहीं? रेस्टोरेंट के ऑनर को देखकर पहले और उसके तासरात ठीक से मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे ये टकराव हुआ। वहाँ ऊपर सब खड़े देख रहे थे और वेटर पूरे ध्यान से ही आ रहा था। पीछे से किसी के पुकारने पर वो रुका था। जब आप फ़ोन पर बात करते बिना आगे देखकर चलती गलती से वेटर से टकरा गई थी। इसके बावजूद मैं और मेरा स्टाफ आपसे माज़रत कर चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप ये सब ख़त्म कर दें, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो लड़की बहुत शाइस्ता लहजे में मगर साफ लफ्ज़ों में बोलती उस औरत को उसकी गलती वाज़ह कर गई थी। तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? गुलशन आरा नाम है मेरा। एक झटके में तुम्हारा ये होटल बंद करवा सकती हूँ अभी और इसी वक्त। अपने इस वेटर को नौकरी से फारग कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। गुलशन बेगम के लिए ये बात अपनी इज्जत और बेइज्जती का मसला बन चुकी थी। उसकी धमकी पर सामने खड़ी रेस्टोरेंट की ऑनर सलेन हबीब तो बिल्कुल ही वैसी नर्मता सूरत लिए खड़ी थी, मगर उसके पीछे उसका मैनेजर गुस्से से कासिम आगे बढ़ा। मगर सलेन ने हाथ से इशारा करते उसे रिलैक्स रहने को कहा था और उसके एक इशारे पर कासिम के कदम वहीं जम गए थे। मैम, मुझे अपने स्टाफ में किसको रखना है और किसको नहीं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप ख्वामखा इशू बनाकर करना क्या चाहती हैं? आप तो आपकी मर्जी। सुलेन उस हतून की धमकी के बावजूद निहायत मुहज़्ज़ब लहजे में जवाब देती वापस पलट गई थी। भूलूंगी नहीं मैं इस बेइज्जती को। गुलशन आरा के साथ इस तरह के पेश आने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो एक मामूली वेटर की वजह से तुमने मेरे साथ ऐसे बात की। वो औरत वापस पलटी। सुलेन को गुस्से भरे लहजे में वार्न करती वहाँ से निकल गई। सुलेन बिना इसकी बात का ज़्यादा नोटिस लेती सर झटकती काउंटर की जानिब बढ़ गई थी। मैम, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी बातें सुननी पड़ी, मगर आप यकीन। वेटर सर झुकाए अपनी इंतहाई नरम दिल और मेहरबान सी मालकिन के करीब आते बोला, जिसने कभी उन्हें अपना मुलाजिम नहीं समझा था, ना खुद किसी पर बात पर बेइज्जत किया था, ना ही किसी को ऐसी इजाज़त दी थी। वो अपने पूरे स्टाफ को फैमिली की तरह अजीज़ रखती थी। यही वजह थी कि वहाँ के तमाम लोग बहुत ही मुखलिस और इज्जत करते थे।
کامران آپ کیوں سوری کر رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ کو کسی بات کے لیے بھی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ سلین نے اسے ندامت زدہ دیکھ کر فوراً ریلیکس کرتے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ اور قاسم صاحب آپ کو غصہ کچھ زیادہ نہیں آنے لگا آج کل؟ سلین کڑے تیوروں کو پیچھے کھڑے اپنے مینیجر کاظم گڑتے ہوئے بولی تھی، سوری میم، مگر وہ آپ بہت غلط لہجے میں بات کر رہی تھی۔ لمبا چوڑا قاسم اس وقت سلین کے سامنے سر جھکائے کھڑے اپنے غصے پر سوری کرنے کی وجہ سے بتایا گیا تھا۔ کنٹرول رکھیں خود پر، اس طرح ہائپر ہونا اچھی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ سلین اس کے ریزن کو بنا جواب دیے اسے نصیحت کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ اسے دور جاتا دیکھ کر قاسم ایک نظر ان کی جانب دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے نگاہیں فوراً جھکا لی تھی۔ سلین حبیب نے بہت ہی کم عمری میں اپنے بابا کی چوڑی ذمہ داری سنبھالی تھی، پورے اس ریسٹورینٹ کو اپنی قابلیت کے بل بوتے پر آج اس مقام پر پہنچا دیا تھا جس میں قاسم علی نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ دل میں اب بھی کہہ رہی ہوں، سوچ لو، بڑی اماں کو پتہ چل گیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ سویرا اسے مسلسل روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے پیچھے آتی لائبہ اور صوفی کے چہرے کے تاثرات کچھ ایسے ہی تھے۔ تم لوگوں کو کس بات کی ٹینشن ہے؟ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم لوگوں کو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا سارا نزلہ مجھ پر گرا ہے۔ ہڈیاں ٹوٹیں گی تو صرف میری۔ دلاویز ان سب کو ڈرامہ دیکھ کر فخری انداز میں بولی تھی۔ وہ چاروں دن کے 2:30 تپتی دوپہر میں دبے پاؤں زکریا منزل سے نکل کر مین گیٹ کے بجائے دائیں جانب سے چھوٹے سے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی جو زیادہ تر لاک رہتا تھا، اور آج دلاویز نے بہت ہی ہوشیاری سے اس دروازے کی چابی اپنی سگی خالہ اور باقی سب کی پھپھو رقیہ، جن کے گھر کے سب سے چھوٹے بڑے وہاں بڑی اماں کہہ کر پکارتے تھے، کمرے سے اٹھا لی گئی تھی۔ زکریا منزل کے بالکل برابر میں بہت بڑے رقبے پر بنایا گیا باغ تھا، جہاں مختلف پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ کافی ٹائم سے وہاں ہوتے ہوئے کی وجہ سے وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ٹیرس سے کھڑے ہو کر نہ جانے کتنے دنوں سے وہ آم کے درخت پر لگی کیریوں کی للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آج دوپہر میں سب کے سونے کے بعد ہمت کر کے انہوں نے کیریوں سے لطف اندوز ہونے کا پلان کیا تھا، مگر ان کے جاتے ہی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ لیکن دلاویز آگے بڑھ کر واپس پلٹتے بیوقوفی جانے، دل اسی بات کی تو ٹینشن، اب غلطی سب کی ہے، ڈانٹ تو سب کو پڑے گی، تمہیں بڑی ڈانٹ کر تمہارا ٹائم کھانا بند کر دیا تو انہوں نے چھوڑو آم کھانے کی سوچو، واپس چلو۔ صوفیہ دلاویز کو لاک کھول کر آگے جاتا دیکھ کر فکر مندی سے بولی، یار کتنی ڈرپوک ہو تم لوگ۔ اللہ جی یہ دکان اسی لیے دیے ہیں کہ تاکہ ایسی باتیں ایک سے سن کر دوسرے سے نکال دو، اور بات ہے کھانا بند کرنے کی تو بھلا 1 منٹ میں تم لوگوں نے مجھے بھوکا رہنے دیا تو میری طرف سے دونوں ٹائم کا کھانا پہنچا دیا کرنا، اس بار ایسے ہی کرنا پلیز۔ اس وقت میرا بہت دل کر رہا ہے کیریاں کھانے کو، تو آج ہی مزے منظور نہیں ہے، کل سے پھر انہوں نے آ جانا ہے۔ دلاویز تیز تیز بولتی اپنی بے فکری سے ان دونوں کو چہرہ مسکراہٹ سے بکھیر گئی تھی۔ دل واقعی تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جلدی سے باغ کے احاطے میں داخل ہوتی درختوں کے بیچ بیچ چھپتی آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ واؤ، انہیں تو دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا ہے۔ دلاویز کے درخت کے قریب پہنچتے ہی خوشی سے چکھتے ہوئے بولی تھی، تو اسے ایسی کھٹی چیزیں بہت پسند تھیں جن کی وجہ سے اس کا گلا اتنا خراب ہو جاتا تھا کہ آواز بھی نہیں نکل پاتی تھی، مگر اس کو کسی کام سے روکنا آسان نہیں تھا، اور اس وقت ڈانٹ کھانے کے باوجود بھی اپنی کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ اگلے ہی لمحے دلاویز اور سویرا بندروں کی طرح اچھلتے ہوئے درخت کے اوپر چڑھ چکی تھی۔ دونوں نے مل کر ٹہنی حالاتِ زمین پر کیریوں کی برسات کر دی تھی، جس کے بعد صوفیہ لائبہ انتہائی پختگی کا مظاہرہ کرتی وہ سارے آم اپنے دوپٹے میں ڈالنے لگی تھی۔ او نو، مجھے لگتا ہے کوئی اس طرف آ رہا ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ قریب آتے قدموں کی آواز پر ان کے چہرے پر رنگ اٹھ چکے تھے۔ تم دونوں بھاگو یہاں سے، میری کیریاں نہیں پکڑی جانی چاہیے۔ درخت سے اترتی دلاویز کو اس وقت بھی اپنی کیریوں کی فکر تھی۔ لائبہ اور صوفیہ جلدی سے ساری کیریاں سمیٹتی نکل گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم دونوں یہاں؟ سویرا کے بعد دلاویز درخت کی نچلی ٹہنی سے چھلانگ لگاتی سامنے کھڑے شخص کی قدموں کی چاپ قریب جا کر گری تھی۔ دیکھا، جس جہان کی اوقات ہوتی ہے وہ وہی پہنچتا ہے۔ تقی دلاویز کو اپنے قدموں میں گرتا ہوا دیکھ کر تنزیہ میں بولا تھا، تقی بھائی پلیز آپ کو کسی کو مت بتائیے گا ورنہ میں بہت ڈانٹ پڑے گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے چھوٹے لوگوں کی منت کرنے کی، اسے کہنے کی تو زیادہ بہتر ہے کہ خود جا کر بڑی اماں کو بتا دے۔ تقی کے الفاظ دلاویز کو زہر سے بھی برے لگے تھے، جس کا اسے اچھی طرح سے جواب دیتی سویرا کا ہاتھ تھامتے وہاں سے نکل گئی تھی، اور اس کی بات پر تقی کا چہرہ
गुस्से से लाल हुआ था, जबकि सवेरा आने वाले वक्त का सोचती अफसोस से सर हिलाकर रह गई थी। उसे किसी ने कुछ नहीं कहना था, मगर दिल अवेज को किसी ने छोड़ना नहीं था। बहुत बाहर निकल आए हैं तेरे दिल बीबी, अब तो काटने ही पड़ेंगे। पप्पू जान ने उन सबका कसूर नहीं था। हम दिनों ने भी उसके साथ ही, जब आपको इतना डांट रही हैं सॉरी। सवेरा बेगम रुकैया बेगम सवेरा रकीया बेगम के दिल पर बुरी तरह बरसाता देकर वो हंसी लहजे में बोली थी, तुम चुप करो, इसी ने तुम लोगों को उल्टे सीधे कामों में लगाया हुआ है। तकी के साथ कितनी बदतमीजी की थी उसने, बिल्कुल अपनी माँ पर की है बेशर्म बेहया। जैसे वो भागी है वैसे इसने एक दिन भागना है हमारे मुंह पर कालक मलकर। खबरदार तुम लोग आइंदा इसके साथ मुझे नजर आओ, तुम लोगों का दिमाग खराब भी करोगी। और ये आवारा माँ की आवारा बेटी। रुकैया बेगम सवेरा के बोलने पर उसके बजाय वापस दिल पर बरसाती, जो खामोशी सर झुकाए उन सारी बातों पर बेताब चेहरे के साथ सुन रही थी। रुकैया बेगम इतने संगीन अल्फाज और बेनियाजी फर्क लाए बगैर बस रुकैया बेगम को ज्यादा गुस्सा दिलाते थी। हर बार दिल अवेज को हट करने और दिल की भड़ास निकालने के लिए छोटी छोटी बातों पर न जाने कितना कुछ सुना देती थी। और अब ये जाहिर नहीं किया कि अंदर ही अंदर से वो कितनी टूट फूट के शिकार हो चुकी है। फूफा जान, अब आप ज्यादा कर रही हैं, क्या बात है? आप कहाँ से कहाँ ले जाती हैं? दिल ने तक कि भाई को कोई बदतमीजी नहीं करनी थी, वो झूठ बोल रहे हैं। सवेरा उनकी हद कमीज लहजे पर खुद ही कुछ बोलने से रोक नहीं पाई थी। वहाँ मौजूद लाइबा और सोफिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था कि तकी रकीया बेगम के करीब सोफे पर बैठकर दिल सुकून से बेइज्जत होता देख रहा था। और डाइनिंग रूम में होते ही इस ड्रामे से बेनियाज अपने मामूल के काम में मसरूफ था। हर रोज किसी न किसी बात पर बेइज्जती होना लाजिम है। मैं ज्यादा खा रही हूँ, शक्ल देखो इस लड़की की, जरा सी भी नदामत है इसके चेहरे पर। हर बार गुस्सा करके इस ऐसे खड़ी हो जाती है जैसी मासूम दुनिया में इस जैसा कोई नहीं है। मगर इस धोखे में आकर अगर इस गलती को माफ भी कर दूँ तो अगले 2 दिन तुम कॉलेज जाओगी, ना ही तुम्हें एक वक्त का खाने के अलावा कुछ मिलेगा, वो भी एक रोटी से दाल से ज़्यादा कुछ नहीं। रशीदा को इसके कमरे में बंद करके ताला लगाकर चाबी मुझे दो, मैं भी देखती हूँ इस तक खाना कैसे पहुँचता है। इस बार अक्लमंद उस लड़की की ठिकाने ना आई तो मेरा नाम रुकैया भी नहीं। रुकैया बेगम फकीयत की इंतहा करती दिल की जानिब अकाल भरी नज़रों से देखते हुए बोली थी, जैसे उसने बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया हो। दिल ने उनकी इस कदर नफरत पर भी सर उठाकर उनकी जानिब नहीं देखा था। दिल के चेहरे पर हर वक्त एक शरारती मुस्कुराहट रहती थी, मगर उसकी बुरी मासूमियत से लबरेज खूबसूरत गोल मटोल आंखों में हर वक्त एक वीरानी सी छाई रहती थी, जिसे कोई भी नहीं पढ़ पा रहा था। और उसके दिल की ये वीरानी है जिसमें कभी कभी खुशियाँ और मुस्कुराहट की जरा सी झलक दिखाई नहीं देती थी। दिल का चेहरा उसका भरम रखे हुए था, जिसकी हंसी भी उसके घर के बहुत सारे लोगों को खटकती थी। चुप करो फराट, डफर, तुम्हारे बोलने से मेरी सज़ा में इजाफा हो जाएगा। सवेरा को दोबारा मुँह खोलता देखकर दिल ने उसे कोनी मारते हुए खामोश रहने का इशारा किया था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सवेरा बेगम रकिया से बदतमीजी करे। हालामी की दवाई इस सेकंड नंबर वाले दराज में रखी है, खाने से पहले उन्हें लाजमी देना। वो अक्सर भूल जाती है। दिल रशीदा के साथ दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए पलट कर सवेरा को नहायत आम से लहजे में हदायत देती निकल गई थी, जबकि रकिया बेगम को उसके बाद उसके लिए नरम गोशा पैदा करने के बजाय मजीद आग लगा गई थी। देखा जैसे कैसे छोटी सी बात एहसास जता कर कहेगी, इसको पाल पोस कर बड़ा किया आपने, आज तक इस बात का एहसास नहीं जताया, लेकिन आखिरी माँ की खुदगर्ज। रकिया बेगम जल्दी कुर्ती वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठी थी। वो तीनों अफसोस भरी नज़रों से उन्हें देखती रही। और कसूर उनका भी इतना नहीं था, मगर उसे किसी ने पूछा भी नहीं और इतनी बड़ी सजा सुना दी। सब आप चलेगी, आपको देर हो रही है, मेरे पास थोड़ा सा काम रह गया, मैं कुछ देर में निकलती हूँ। सुनैन अपनी सेक्रेटरी को सबा को जाने को वापस कहती जब फाइल पर झुकी थी। रेस्टोरेंट की फाइल खत्म, टाइमिंग खत्म हो चुकी थी, मगर वो कुछ दिनों के बाद यहाँ होने वाले एक सेमिनार पर काम कर रही थी। ये फंक्शन बहुत बड़ा अरेंज किया जा रहा था और इसलिए सुनैन आजकल काफ़ी ज़्यादा मसरूफ थी। सबा बाकी सब चले गए हैं। सुनैन ने किसी के ख्याल की तरह उसे पुकारा, यस मैम। बाकी सब तो चले गए, मगर कासिम सर अभी भी यही मौजूद है। दरवाजे के करीब पहुंचते ही सबा ने पलट कर जवाब दिया था, जिसे सुनकर सुनैन गहरी सांस भरकर रह गई थी। उन्हें मेरे ऑफिस में भेज दें, सुनैन की बात था। सबा ने सर हिलाते बाहर निकल गई थी। यस मैम, आपने बुलाया मुझे? अगले 5 मिनट में कासिम सर चुकाए उसके पास मौजूद था। उफ, टाइम से 1 घंटा ऊपर हो चुका है, आप लोग क्यों नहीं गए अभी तक?
سلین کرسی کی پشت پر کمر ٹکائے قاسم کو گھورتے ہوئے اس کی جانب نہ جانے اس کی وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر پھر بھی پوچھنا ضروری تھا۔ میم کافی دیر ہو چکی ہے، یہاں پر صرف ایک چوکیداری موجود ہے، مجھے جانا مناسب نہیں لگا۔ ہاتھ باندھتے وہ سر جھکائے نہایت مؤدبانہ انداز میں کہتا ہوا اس کی جانب سلین کو اسے دیکھ کر شاید اس وقت دنیا میں واحد شخص تھا جسے اس کی فکر تھی، مگر سلین یہ سب نہیں جانتی تھی، مگر یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جان سکتے ہیں آپ کی ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، میرے لیے ڈرائیور موجود ہے۔ سلین کے لہجہ ہنوس تھا۔ اوکے میم۔ سلین کی بات انکار کرنا قاسم علی نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر اسباب میں سارا ہلاتا باہر نکل گیا تھا اور اس کے جاتے سلین فائل بند کرتی، چہرے پر سر کی پشت ٹکاتی آنکھیں موند کی تھی، اور اچانک زندگی نے ایک بار پھر اکیلا کر دیا۔ سب سے اہم رشتے ہیں، اس کے بابا اس کے ماما اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے دوپٹے میں جذب ہوا تھا اور پرس اٹھاتے وہاں سے اندر کی جانب سے باہر نکلی تھی۔ یار ہمیشہ دل کے ساتھ سب سے بڑا اتنا گل کیوں ہوتا ہے؟ نفیسہ پپو نے جو بھی کیا اس کی سزا دل کو کیوں دی جا رہی تھی؟ وہ بھوک کی اتنی کچی ہے کہ 4 گھنٹے ہو چکے ہیں، اس نے کچھ نہیں کہا۔ اب کیا کریں؟ صفیہ نامہ آنکھوں سے پریشان صورت آنکھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ انہوں نے سب کے بلانے پر باوجود بھی ڈنر نہیں کیا تھا۔ سب سے کتنا پیار تھا، وہ کتنا پیار کرتی ہے۔ تھوڑی سی شرارتی ہے تو بس ایک برابر شریک ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی سزا کون والے گھر والے دیتے ہیں؟ لائبہ کے کمرے سے مسلسل چکر کاٹتی ہوئی بے چینی سے بولی جا رہی تھی۔ وہ چاروں ہم عمر ہونے کی وجہ سے آپس میں بہت کلوز تھی اور ایک پل کے لیے ایک دوسرے سے بغیر رہنا مشکل تھا۔ ان کو دل اویس بہت عزیز تھی، ہمیشہ کی طرح ہاتھ وہ ان تینوں کو اپنے گھر والوں سے لڑتی آئی تھی۔ ابھی وہ اسی شوق میں تھی جب ٹیرس سے آنے والی زور زور سی آوازیں تینوں کو دہلا گئی تھی۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ سویرا حیرت زدہ ٹیرس کی جانب آ گئی تھی اور دونوں نے متجسس اس کی چہرے کی جانب دیکھا، مگر ٹیرس کا نظارہ دیکھ کر تینوں کا منہ کھل چکا تھا۔ زمین پر بیٹھی اپنی تیلیاں سلا رہی تھی۔ تم کہاں سے؟ وہ تینوں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ آسمان سے ٹپکی ہو، ظاہر سی بات ہے اپنے ٹیرس سے کوئی یہاں کیوں ٹپکے گا؟ مجھے اٹھاؤ اور جلدی سے اپنے روم کا دروازہ بند کرو۔ دل ان کو ہونک بنا دیکھ کر گھور کر بولی تھی۔ جب ہوش میں آتے ہی صفیہ بیگم جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی اور دونوں کمروں کے ٹیرس کے درمیانہ فاصلہ وہ 2 فٹ کا تھا۔ عبور کرنا دل اویس کے لیے زیادہ بڑی بات نہیں تھی۔ تم لوگ رو رہی تھی اور دل پہ اتری صورت دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، پھوپھو بالکل ٹھیک کہتی ہیں، تم سے بڑا ڈھیٹ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے بڑے مذاق اڑانے والی چل دی اور کون سا مسکراتا ہوا اس کی جانب دیکھ کر پریشانی سے بولی، مجھے اپنی ڈھائی پر فخر ہے، اس پر چھوڑ دوں گی، میری کیریاں نکالو۔ دل کو اس وقت اپنی کیریوں کی ٹینشن تھی اور اس نے بے فکری میں بولا تھا۔ اویس کی زندہ دلی اور سب پر متاثر تھی اور پڑتی نہ جانے کیا کر چکتی تھی، اور دل کے باوجود وہ رفتہ انہیں ہنساتی رہی۔ وہ واہ مزہ آ گیا، گہریوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے چہرے سے بولی تھی۔ ابھی وہ اس طرف فارغ ہوئی تھی کہ جب دروازے پر ہونے والی دستک کو ان سب کا ہوش اڑائے ہوئے تھے۔ او نو، کہیں پھپھر کو تو پتہ نہیں چل گیا کیا؟ صفیہ نے ہونک فک سے ہوتے ہوئے چہرے سے اپنی بولتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ نہیں چلا ہوگا، تم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا نا، اس لیے ٹینشن ہوگی۔ جو بھی اپنے جواب کے لیے تیار تھی، دل کے پیچھے چپتی ہوئی انہیں ہدایت سے بولی تھی۔ اوہ تمہیں ہفتہ بھوکا رکھ سکتی ہیں، مگر ہمارا ٹائم ایک کھانا کھانے کی اتنی پرابلم ہے، اور اس سویرا اپنے گھر والوں کے اس دوگلی پن پر ابھی آپ سویرا کے دروازے کے اہم مطابق دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اور باقی سب کھانا کھا رہی ہیں، اور دیکھ کر گھبراؤ مت، کیونکہ یہ کیا ڈرامہ لگا رہا ہے؟ تم لوگوں نے مسلسل کھانے سے مسلسل انکار کیوں کر رہے؟ زمین پر نظر گاڑتے ہوئے وہ پردے کو دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ دل جیسے ہی میڈم کے کمرے میں بات ہے تو ویسے ہی تم لوگوں کو کھانے کا خیال آیا، کسی کو تمہاری بھوک پر ہڑتال کرنے کا یہی بتاؤں گی۔ نرمین ہلتے ہوئے ہاتھ پر پردے پر دیکھتی ہوئی تنزیہ بولی تھی، کیا مطلب ابھی آپ 4 لوگوں کو کھانا کیوں لائی ہیں؟ صفیہ زمین پر بیٹھتے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لہجے میں بولی تھی، میں بڑی بہن ہوں، تم لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہے، تم لوگ تو باہر نکلو شرارتی بندیاں کی طرح۔ دل کو زمین پر گاڑی پکڑ کے بولتی ہوئی پیچھے سے نکلتے ہوئے بولی تھی، زمین کو ڈپلیکیٹ کیڑے نے اسے کھانے دے گی تھی، جسے وہاں پر رہ کر سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ اوک آئی آپ ہی درد ہو رہا ہے،
उतारने के लिए वो एकदम से अपने बालों को पीछे करते हुए दिल अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली थी, मैं जानती हूँ मैं प्यारी आपा ने भी कुछ नहीं खाया होगा, आप खा रहे तो पेट में चूहे दौड़े होंगे। वो शाम से मुस्कुराती हुई बोली थी। दिल का गाल चुभते हुए उसके करीब जहाँ बैठी थी, उन चारों को नींद की तरह खाना पर टूटते हुए देखकर ज़मीन मुस्कुराई थी। तुम जानती हो ना, बरसों सुफियान भाई आ रहे हैं। सवेरा की बात पर दिल का मुंह की जानिब चलने वाला जाते हुए रुका था और चेहरे पर खूबसूरती रंग बिखरे थे। वाकई तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दिल ने फौरन खाते हुए हाथ रोक लिया था। एक्साइटेड होते हुए बोली थी, देखो सुफियान भाई का नाम सुनते उसके चेहरे का पलक रोशन हुआ था। उन्होंने की हुई आमद की वजह से सिर्फ तुम्हें 2 दिन ही के लिए नजर बंद किया था, वरना बकुल पप्पू के जो भी कर रहे। लाइबा उसकी खुशी देखकर छेड़ते हुए बोली थी, मगर दिल का ध्यान कहाँ था उसकी बातों की जानिब। उसकी तो खुशी का तो लेवल ही बदल गया था। पूरे 2 महीने बाद सुफियान भाई वापस लौट रहे थे।